मेरा दीप जलाएंगे, वो धर्म अपनाएंगे, मेरा दीप जलाएंगे, वो धर्म अपनाएंगे। देश के मजदूरों एक हो जाओ, एक हो एक जाओ। और एक हो जाओ। संसार को शांति और मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस श्रमिक दिवस के इस मौके पर इस संगोष्ठी में उपस्थित पूज्य हमारे बनते धर्म खैरो जी, आदरणीय बाबूजी डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब, बाबूजी गोविंद राम जी, विशलपाल साहब, गजेंद्र सूर्या जी, अनिल प्रभाकर साहब, सुनील सोनी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे सम्मान की उपासक उपासिकाएं, हमारी बहनें, सभी को मेरा सादर नमन है। साथियों, सच्चाई तो यह है कि ये आज का जो विषय है, श्रमिक वाला जो शब्द है वो हमारे लिए नया है। ये हमारे जिंदगी का कभी भाग नहीं रहा, लेकिन कुछ अच्छे लोगों की संगति करने से, उनके साथ उठने बैठने से थोड़ा बहुत तजुर्बा या थोड़ी बहुत जिज्ञासा जरूर पैदा होती है। और जब वो जिज्ञासा पैदा होती है तो फिर उसकी गहराई में जाने की भी जिज्ञासा पैदा होती है। तो इसकी गहराई में जाने की जब जिज्ञासा पैदा हुई और हमने कुछ नहीं केवल गूगल पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया श्रमिक दिवस का महत्व, इतना भर किया। जब इतना किया तो उसमें निकल कर आया कि 1880 में शिकागो में, अमेरिका के अंदर कुछ श्रमिक लोग इकट्ठा हुए, फैक्ट्री कंपनियों में मजदूरी करने वाले लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने एक विषय पर चर्चा की। और वो विषय था कि उस वक्त उनसे 15 घंटे 16 घंटे काम लिया जाता था। 15 घंटे 16 घंटे काम लेने का मतलब यह था कि उनको उनके जीवन में मनुष्य जैसा जीवन जीने का अवसर ही नहीं मिलता था, मौका ही नहीं मिलता था। क्योंकि 15 घंटे 16 घंटे जब वो कंपनी में काम करते थे और 1 घंटे 2 घंटे आने जाने में लगता था, तो उनके जीवन में 5-6 घंटे बचे। तो 5 घंटे 6 घंटे या 7 घंटे में सोना, नींद का पूरा करना, दैनिक क्रियाओं को पूरा करना, खाना खाना, इसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि भी हमारा जीवन तो पशुओं जैसा जीवन है। इसके लिए हमने जब पृथ्वी पे जन्म लिया है तो हमको भी इंसानों जैसा जीवन जीने का हमको भी हक है। जब हमारे मालिकों को इंसान जैसा जीवन जीने का हक है तो हमको भी इंसानों जैसा जीवन जीने का हक है। तो ये चर्चा उधर शुरू हुई, पूरे अमेरिका में शुरू हुई और 1886 में, यानी 6 वर्ष बाद एक बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन क्या, लोग इकट्ठा हुए, एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, लाखों की संख्या में उसमें भीड़ हुई और कुछ सिर्फ लोगों ने उसमें गोलियां चला दी। उसमें गोलियां चला दी, नतीजा ये हुआ कि कई श्रमिक मारे गए। और फिर वहां लाठीचार्ज हुआ, जो सरकार करती है, सरकार ने अपना काम किया। तो उसमें बड़ी हानि श्रमिकों की हुई, लेकिन उस हानि और हजारों लोग जेल में डाल दिए गए मजदूर। जब वो जेल में चले गए
तो वो चिंगारी फिर अमेरिका तक सीमित नहीं रही। वो चिंगारी, वो आवाज, वो आगों की लपटें फ्रांस भी पहुंची, लंदन भी पहुंची और दुनिया के कोने कोने में उन्होंने पहुंचने का काम किया। अधिक बड़े आंदोलन शुरू हो गए और उन आंदोलनों का नतीजा ये निकला कि वहां के जो फैक्ट्रियों के मालिक थे या जो सरकारें थी, उनको मजदूरों के सामने झुकना पड़ा, मजदूरों से समझौता करना पड़ा और काम के घंटे 8 निर्धारित हो गए। 8 घंटे निर्धारित हो गए और इसको मजदूरों ने अपनी, क्योंकि जिस दिन गोली चली थी उस दिन 1 मई का दिन था, जिस दिन कई मजदूर मारे गए थे वो 1 मई का दिन था। तो जब उनकी बातें मान ली गई, उनकी जीत हो गई, तो उन्होंने 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस घोषित कर दिया। ये बड़े पैमाने में चला, लेकिन भारत इससे छूता रहा। भारत में कोई चिंगारी नहीं आई, भारत में इसकी कोई लपटें नहीं शुरू हुई। 1923 में मद्रास में कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों ने सबसे पहले इसको 1 मई को मनाना शुरू किया। वो कुछ क्षेत्रीय संगठन थे, उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे करके फिर ये बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में इसको अपना आधार बना लिया कि भाई जो अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में जो मजदूरों को हक और अधिकार मिले हैं, वो हक और अधिकार हमें भारत के मजदूरों को भी दिलाने हैं। तो आजादी से पहले भी जब उनको मौका मिला, जैसा आदरणीय सूर्या जी ने आपको बताया, विषम पाल साहब ने बताया, उनसे जोड़ते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। फिर क्या हुआ कि इसका जो प्रभाव पड़ा वो कम्युनिस्ट लोगों पे जाता पड़ा, क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो कम्युनिस्ट एक तरह से हम उन्हें क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं उन्हें, नहीं, कामरेड के नाम से उनको जानते थे, लेकिन वो भक्त लोग नहीं होते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी जवान से तुमने सुना, आंदोलनकारी भी नहीं कहते, कुछ और कहते, मुझे याद आ जाएगा, नास्तिक, राइट आंसर। तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जो है वो बड़े पैमाने पर नास्तिक होते, वो किसी ईश्वर भगवान में उनकी कोई आस्था नहीं होती है, वो विज्ञान को मानते हैं और मनुष्य और मानव इंसान को मानते हैं। तो भारत में भी जब कुछ कम्युनिस्टों का प्रभाव रहा, आदरणीय बाबूजी गोविंद राम जी बैठे हैं, आप लोगों का समय रहा होगा, हम तो बड़े छोटे थे, तो हम देखते थे कि आगरा में भी कुछ कम्युनिस्ट लोग रहते थे, कामरेड लोग बोलते थे, लाल झंडा रखे, तो 1 मई को वो जरूर कोई ना कोई रैलियां निकालते थे, जरूर कोई ना कोई वो सभा करते थे, है ना। लेकिन धीरे करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि ब्राह्मणवाद एक ऐसा बीज है जिसके सामने कोई दूसरा बीज लंबे समय तक टिकता नहीं है, धीरे करके वो खाई जाता है सबको। तो मुझे लगता है भारत में भी वही दिशा है कि कम्युनिस्ट भी लगभग प्राय समाप्त हो गए हैं, ऐसे ही है ना, समाप्त हो गए। तो वो लाल झंडा आज भी हमको कहीं नजर नहीं आता है। तो हमने फिर ऐसा सोचा, आदरणीय बाबूजी राजाराम मालिक जी ने, हम लोगों ने, कि भाई 1 मई को हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। वैसे जब से राष्ट्रीय महासभा बनी है तब से ये पहला हॉल है इतना छोटा जिसमें हमने प्रोग्राम किया है। नहीं, हम लोग कभी सूर सदन या मातृवैसा सभा भवन से कम हॉल में कार्यक्रम नहीं करते हैं। तो मैंने रूपेंद्र पाल जी को कहा, मैंने कि 1 मई को एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, कुछ सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, रिटायर्ड, उनको बुलाते हैं और उनकी मेमोरी को दोबारा से ताजा करने
की कोशिश करते हैं। एक समय था बुद्ध से हमारे एक भिक्षु ने प्रश्न किया कि तथागत बहुत छोटे में समझा जाए धम्म क्या है, बहुत छोटे में, बिल्कुल एक शब्द में समझा जाए धम्म क्या है। तो बुद्ध ने उनको कहा कि जागरूक होकर जीवन जीना। क्या कहा बुद्ध ने? जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है। जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है, ये बुद्ध ने कहा। जब उनसे पूछा गया बहुत छोटे में बताओ, एक शब्द में बताओ बस, तो बुद्ध ने कहा जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है ना। तो इसको श्रमिक शब्द कैसे पढ़ा? श्रमिक शब्द कैसे पढ़ा? जब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं तो आज से 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म से पहले का इतिहास हमको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो याद क्या करना पड़ेगा कि जब वैदिक युग था, वैदिक युग से संचालन होता था, तो उस युग में 2 वर्ग थे, एक वर्ग मालिक और एक वर्ग मजदूर। मजदूर जो वर्ग था उसका नाम था शूद्र, उसे शूद्र कहते थे, है ना। और मालिक जो वर्ग था उनमें 3 नाम थे, है ना। आप जानते हैं, मुझे नहीं कहना, आप समझ जाइए। वो 3 नामों से पुकारा जाता था, लेकिन शूद्र वर्ग की संख्या लगभग 100% थी। और वेद पुराणों के अनुसार, वैदिक व्यवस्था के अनुसार समूचा शूद्र श्रमिक था, सेवक था, मजदूर था। वो जन्म से ही निर्धारित था, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या कोई तपस्या का मानक नहीं था कि भाई कोई मानक बनाया गया है, जिस मानक को कोई पास कर लेगा, कोई डिग्री प्राप्त कर लेगा तो ही उस पर वो लागू होगा। वो जन्म से लागू था, जन्म से लागू था। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो 45 वर्षों का जीवन संघर्ष है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो लिखा है बुद्ध और उनका धम्म, यदि हम उसको पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, 100% इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बुद्ध की जो क्रांति थी, जो उनका संघर्ष था, वो उन्हीं उपेक्षित, वंचित शूद्र वर्गों के लिए था, पूरा का पूरा जीवन। एक लॉर्ड बुद्धा सीरियल चला था जी सिनेमा पर, आप लोगों ने देखा हो, तो उसमें कई एक ऐसे एपिसोड दिखाए हैं जिसमें ये घटना आई है जो मैं चर्चा कर रहा हूं। कई एपिसोड में ऐसी घटना आई है जिसमें सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध नहीं बने थे और उन्होंने उसका खंडन किया है, विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने आपको पैदा किया है, उसी ईश्वर ने, उसी परमात्मा ने इस मजदूर को भी पैदा किया है। तो ये आपसे छोटा कैसे हो सकता है? कई ऐसे वाक्य, कई ऐसे संवाद उसमें आए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, पूज्य बंदे जी हमारे बीच में हैं। जब बुद्ध वो हो गए थे और जब उनके उपासक लोग उनको संबोधित करते े, तो श्रमण गौतम कह के उनको संबोधित करते थे। कई कथाओं में सब जगह उनको श्रमण गौतम कहा गया है ना। अच्छा, एक श्लोकन दिया था बुद्ध ने अपने जमाने में 2500 वर्ष पहले, और वो श्लोकन था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय। अर्थात वो कुदरत से प्रार्थना कर रहे हैं, कुदरत से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो कुदरत है, जो प्रकृति है, मैं उससे प्रार्थना करता हूं कि बहुजनों का हित हो, बहुजन सुखी रहें और संसार के सारे जीव प्राणियों पर उसकी अनुकंपा रहे। ये इसका अर्थ है, इसका मतलब यही है ना। तो इसलिए श्रमिक और श्रमण संस्कृति का मतलब यह था कि उस समय 2 प्रकार के लोग थे। एक वह लोग थे जो मेहनत
करके ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जिनको आज की भाषा में, आज के शब्द में हम लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ी जातियां कहते हैं। उस वक्त की भाषा में उनको शूद्र कहा जाता था, ठीक है ना। तो बुद्ध का जो आंदोलन था, श्रमण संस्कृति का जो उन्होंने निर्माण किया था, मुझे लगता है कि मजदूरों के लिए जो श्रमिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये बुद्ध की ही क्रांति से लिया गया शब्द है, ऐसा हम लोग इस पर महसूस करते हैं। तो इस पे काम करने के साथ साथ अब हमको ये देखना है, वैसे तो पूरी दुनिया में दो ही जातियां हैं या दो वर्ग कह सकते हैं हम लोग। दो वर्ग हैं, एक मालिक वर्ग, एक मजदूर वर्ग, पूरी दुनिया में। और इनकी संख्या है, मजदूर वर्ग की संख्या है 90% लगभग, और मालिक वर्ग की संख्या है 10% लगभग। ये एक मोटा सा अनुमान है जो हम लोग बता सकते हैं। लेकिन भारत में थोड़ी परिस्थितियां बदली हुई हैं, भारत में बदली हुई है। तो भारत में हमें इसके साथ साथ हमें दो जातियों का भी नाम लेना पड़ता है। तो दो जातियां कौन सी है? एक जाति जिसे हम श्रवण कह सकते हैं और दूसरी जाति जिसे हम अरवण कह सकते हैं। अरवण माने जो श्रवण नहीं है वो अरवण है, या संविधान की भाषा में अब हम कह सकते हैं जनरल कास्ट और रिजर्व कास्ट। एक जनरल कैटेगरी के लोग हैं, एक रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। तो रिजर्व कैटेगरी में आज भी SC, ST, OBC ही आता है। रिजर्व कैटेगरी में यही लोग आते हैं ना। तो ये जो 1 मई है, श्रमिक दिवस है, वैसे तो मैं समझता हूं कि जिस वर्ग की 90% संख्या है, उसकी ताकत पर लोकतंत्र में, कम से कम लोकतंत्र में, राजतंत्र होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लोकतंत्र में कम से कम ये हमारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। 1 मई कम से कम मजदूरों के सम्मान में ये आज का दिन छुट्टी का घोषित होना चाहिए ना। लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हम बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में, 90% संख्या में होने के बावजूद भी जागरूक होकर जीवन नहीं जी रहे हैं। यदि जागरूक होकर हमने जीवन जिया होता तो निश्चित रूप से 1 मई श्रमिक दिवस के रूप में ये अवकाश छुट्टी हमारी होती है ना। लोकतंत्र में कम से कम, लोकतंत्र में बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि जिसको प्रधानमंत्री बनना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, उसे हमारे ही वोट से बनना है, मजदूरों के ही वोट से बनना है, अमीरों के वोट से नहीं बनना, गरीबों के वोट से ही बनना है, मजदूरों के ही वोट से बनना है। तो मजदूरों के सम्मान में कम से कम ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के बारे में मुझे काफी अच्छा तजुर्बा है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करने का दूसरा नाम गुलामी करना है। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने का दूसरा नाम गुलामी करना है। यदि आज आपका मालिक आपसे नाराज हो गया तो मालिक को 1 मिनट नहीं लगता है कहने में कि गेट से बाहर निकला। सरकारी कर्मचारी में तो तब भी मालिक नाराज होता है, यानी हमारा ऑफिसर नाराज होता है तो सस्पेंड करेगा। सस्पेंड करने के बाद हमको चार्जशीट देगा, चार्जशीट के बाद हमसे जवाब मांगेगा, जवाब के बाद एक कमेटी बनेगी, कमेटी उस पर निर्णय करेगी कि इसको पनिशमेंट दिया जाए अथवा क्षमा किया जाए अथवा एक मौका दिया जाए। और उससे भी अगर हमको जस्टिस नहीं मिलेगा
तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, है ना। सरकारी नौकरी वालों पे तो ये ऑप्शन कम से कम है, लेकिन प्राइवेट नौकरी वालों पे ये कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लेबर कोड बनाया है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसकी पूरी व्यवस्था की है ना। लेबर कोर्ट है, लेबर इंस्पेक्टर है, लेबर रूल्स है ना। उसके लिए सरकारी वकील हैं, अदालतें हैं, मंत्रालय है, लेकिन सब का सब, सारा का सारा सिस्टम बिका हुआ है। सारा का सारा सिस्टम बिका हुआ है। जो भी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, मालिक का मैनेजर जब उनको काम पर रखा है तो इतनी मोटी फाइल पर, कोरे पेपर पर, कोरे कागज पर एक ही स्टाम्प पेपर लगाकर 20 पैसे की टिकट लगाकर साइन कराकर उस फाइल को रिजर्व कर लेता है। रिजर्व कर लेता है और जब कुछ लोग, हमारे कर्मचारी कभी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध, कुछ स्वाभिमानी लोग उस फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या लेबर कोर्ट में जाते हैं, तो वो मालिक अपने वकील के माध्यम से वही फाइल निकालकर उनका 6 महीने की पुरानी डेट में इस्तीफा ले लेता है। 6 महीने की पुरानी डेट में इस्तीफा ले लेता है और सारी फॉर्मेलिटी वो कर लेता है कि ये तो बहुत पहले इस्तीफा दे गया और इसका जो कुछ बनता था वो भी हमसे ये ले गया, है ना। ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जो उसके रजिस्टर में दर्ज है, जिसको उसने लेबर कोर्ट में भी शो किया हुआ है कि ये मेरे यहाँ मजदूर है, ये मेरे यहाँ काम करता है। अच्छा, दर्ज कितने लोग हैं? अगर 1000 लोग काम करते हैं तो 100-150 लोग केवल दर्ज होते हैं। 800-900 लोगों की कोई उसमें एंट्री ही नहीं होती है। अब सवाल खड़ा होगा, तो 800-900 लोग कैसे पैसा पाते हैं, पगार कैसे लेते हैं, तनख्वाह कैसे लेते हैं, उनका कैसे चलता है? तो उसके लिए जो मालिक लोग हैं बड़े चालाक हैं। ये इसमें क्या करते हैं, इसमें सुमन साहब सुन रहे, राजकुमार सुन रहे मेरी बात को ध्यान से, ये उसमें क्या करते हैं, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा में दूसरे लोग मजदूरों को शो करते हैं। मतलब धर्म प्रकाश भारतीय, इनको हमने ठेका दिया है, हम इनको कितना पैसा देते हैं, ये हमारे ठेकेदार हैं और ये मजदूर लगाकर, दिहाड़ी मजदूर लगाकर, दिहाड़ी मजदूरों पे ये काम करते हैं। समझ पा रहे कि नहीं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? ये मेरा जो तजुर्बा है, मैं बता रहा हूं अपना तजुर्बा, यही है ना सिर्फ। तो इसलिए वो तो लेबर कोर्ट में जाने लायक भी नहीं होते, क्योंकि वो मालिक के लेबर है ही नहीं, वो फैक्ट्री मालिक का मजदूर है ही नहीं, वो तो ठेकेदार का मजदूर है। और ठेकेदार के मजदूर से मालिक का कोई लेना देना नहीं है। उसने तो ठेका तय किया है, इतने रुपए में आपको काम करना है, मैंने इतना पैसा दे दिया है। अब वो फ्री में मजदूरी कराता है, कितने में मजदूरी कराता है, ये उसकी हेडिंग है, उसका कुछ नहीं है ना। ये सब है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मजदूर जो हमारे यहाँ है, एक सरकारी नौकरी करने वाले सेंटर और राज्यों में जो कर्मचारी वो मजदूर हो गए, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग मजदूर हो गए, है ना। 2 मजदूर हो गए, एक सरकारी मजदूर, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले मजदूर। तीसरा मजदूर और है जिसकी बहुत बड़ी आबादी है और मैं समझता हूं हमारा कभी ध्यान भी उस तरफ नहीं गया, कभी नहीं गया होगा। बड़े बड़े आंदोलन हमारे देश में होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन का नाम क्या है? किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन होते हैं ना, किसान आंदोलन। तो ये किसान कौन है? जो 500 एकड़ जमीन के मालिक हैं, है ना, जो 1,000, 2,000 एकड़ जमीन के मालिक हैं, या 500, 200, 300 बीघा खेती के मालिक है, वही है ना, वही किसान है ना। उनकी आवाज तो उठती है,
उनका संघर्ष तो होता है, लेकिन एक उस किसान की यहाँ मजदूरी करता है, उस किसान की यहाँ मजदूरी करता है जिसको कहते हैं किसान मजदूर, किसान मजदूर, उसकी संख्या भी 100 में 90% है गांव देहात में, है कि नहीं है? उसकी भी कोई आवाज नहीं उठती। तो इस तरह से, इसलिए कि ये सिस्टम का क्या हुआ है, हमको जो संविधान में अधिकार मिले या कानून में जो अधिकार मिले वो अधिकार हम नहीं ले सके, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है उसका ब्राह्मणीकरण हो जाना और पूंजीवादीकरण हो जाना। हमारे अधिकारों का ब्राह्मणीकरण और पूंजीवादीकरण, चूंकि ब्राह्मणवाद जो है वो ये चाहता है कि ये जो शूद्र वर्ग है, SC ST OBC जो है, ये केवल इसको इतना पैसा मिलना चाहिए कि ये भोजन इसको उपलब्ध हो जाए, भोजन उपलब्ध हो जाए, इससे ज्यादा इसको धन मिलेगा, इससे ज्यादा इसमें संपन्नता पैदा होगी, तो ये एक दिन मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो मेरे खिलाफ खड़ा ना हो, इसलिए आर्थिक रूप से इसको इतना गरीब रखो, इतना गरीब रखो कि ये कभी पेट भरने से ज्यादा सोचने की उसको टाइम ही ना मिले। और आज से 5-6 महीने पहले आपने भारत के अखबारों में भी पढ़ा होगा, कई लोगों ने सुझाव दिए कि सप्ताह में काम के घंटे 90 कर देने चाहिए। अखबारों में छपा था, आप लोग पढ़े थे, उसमें रीजन भी दिए लोगों के 90 घंटे क्यों कर देने चाहिए। उसका रीजन दिए, रीजन में उन्होंने लिखा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम के घंटे हमको, राजेश चौहान साहब गलत कह रहा हूं मैं, छपा था ना। फिर एक दूसरे ने कहा, दूसरे ने लिखा अखबारों में छपा कि नहीं 90 घंटे तो ज्यादा हो जाएंगे यार, ये अनजस्टिस नहीं है, 72 घंटे कर दिए जाए। अभी आपके 48 घंटे, समझ रहे कि नहीं? उसको 72 घंटे तक करने की सिफारिश की गई और इसके विरोध में हमारे देश में इतनी ट्रेड यूनियन चलती हैं, इतने मजदूर यूनियन चलती हैं, किसी यूनियन ने, किसी ट्रेड यूनियन ने, किसी मजदूर संघ ने पुतले जलाने का काम नहीं किया, उनका मुर्दाबाद नारा लगाने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जागरूक होकर जीवन नहीं जी रहे हैं। हम जिंदा तो हैं, लेकिन हमारी अवस्था किसी मुर्दे से कम नहीं है। हम जिंदा तो हैं, लेकिन जिस अवस्था में हम जीवन जी रहे हैं वो अवस्था मुर्दे के समान है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं और कुछ कड़वी बातें करते हैं। क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, ये युग कड़वी बात का नहीं चल रहा, ये मीठी मीठी बातों का चल रहा है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए मैंने ये निवेदन आपसे किया, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। और सबसे बड़ा नुकसान कौन कर रहा है हमारा, मालूम है? भारत में 90% जिसकी आबादी है उसके हक और अधिकारों का सबसे बड़ा कोई नुकसान कर रहा है। आज तक कभी हमारे ये भेजे में उसकी घंटी बजी ही नहीं होगी, हमारे दिमाग में ही नहीं आया होगा वो कौन कर रहा, मालूम है? सबसे बड़ा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान, जिंदगी के हर पहलू में सबसे बड़ा नुकसान कौन कर रहा है? मीडिया। इस देश का मीडिया जो पूंजीपति है, पूंजीपतियों का मीडिया है, तमाम लेख लिखे जाते हैं, 4-4 पेज भरे रहते हैं, उनकी कलम इस पे नहीं चल सकती कि श्रमिक दिवस क्यों मनाया जाता है। श्रमिक दिवस क्या है? क्या ये अकल नहीं है उनको? इस प्रोग्राम की हम 3 दिन से न्यूज दे रहे हैं अखबार में, यूथ हॉस्टल में श्रमिक दिवस मनाया जाएगा। एक लाइन किसी ने नहीं लिखा, एक लाइन नहीं लिखा।
कल यहीं पर इसी जगह पर श्रमिक दिवस मनाया गया, इसी हॉल में मनाया गया और उस श्रमिक दिवस के चीफ गेस्ट थे राज्यसभा के सांसद रामविलास सुमन। सांसद का एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल होता है सांसद का। उनका भी हिंदुस्तान में 3 लाइन लगी है, उठावनी से भी छोटी, उठावनी जो लगती है ना उससे भी छोटी। तो आप अध्ययन करिए, चिंतन करिए इस देश में कि जब जब आपकी बात आएगी, जब जब आपके अधिकारों की बात आएगी, जब जब आपके मान और सम्मान की बात आएगी, ये मीडिया या तो कीप साइलेंट होगा या तो फिर आपके खिलाफ होगा। मेरा ये अध्ययन है, मेरा ये अध्ययन है, ये अध्ययन हमको करना चाहिए। और ये चलता किसके पैसे से है भाई? 100 अखबार अगर बिकते हैं तो 100 में से 90 हम खरीदते हैं। टैरिफ जो बनता है ना, विज्ञापन का टैरिफ लाखों का करोड़ों का, वो टैरिफ हम उसके पाठक हैं, हम उसके ग्राहक हैं, इसलिए उसका टैरिफ बनता है। तो हमें इस मीडिया को भी संज्ञान में रखना चाहिए। गलत कह रहा हूं मैं? मीडिया को भी हमें संज्ञान में रखना चाहिए। हमारे हक और अधिकारों का सबसे बड़ा कोई विरोधी है भारत में तो ये मीडिया है। संविधान में जो हमारे हक अधिकार की बातें कभी नहीं लाएगा, कभी नहीं कहेगा। क्यों साहब? तो इस तरह से ये कुछ बातें मुझे आप लोगों के बीच में रखनी थी। अंत में मैं केवल यही अपील करना चाहता हूं कि देखिए, उद्देश्य चाहे जितना पवित्र हो, आंदोलन चाहे जितना पवित्र हो, अगर उस पर काम करने वाले लोग त्यागी नहीं है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। और उसका कारण है कि हमारा सारा रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिन प्रतिदिन खत्म किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी नौकरी पर अगर हम 4th क्लास में लगते तो 25-30 हजार कम से कम हमको मिलते। वही पैसा सरकार ठेकेदारी प्रथा में दे रही है, ठेकेदारी में दे रही वही पैसा, और वही अमीर आदमी ठेकेदार बनकर हमारे हक का पैसा खा रहा है। और हमको कितना दे रहा है? 6,000, 7,000, 8,000, अधिकतम कहीं ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है तो 12,000, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिल रहा। काम हम ही कर रहे हैं, रेलवे में सब संविदा पर, हर जगह सब संविदा पर। तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारी जो लीडरशिप है, लीडरशिप माने केवल राजनीतिक लीडरशिप ही नहीं, राजनीतिक लीडरशिप को तो हम कसूरवार मानते हैं, उसके खिलाफ तो हम अपना आक्रोश भी निकालते हैं, लेकिन भाई वो एक विंग की लीडर है, लीडरशिप है। दूसरी लीडरशिप भी तो है, सामाजिक लीडरशिप, हमारी ट्रेड यूनियन की लीडरशिप, ये भी तो है। तो ये हमारा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण समाप्त आपका प्रयास। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, मेरे कई बार इस विषय में बात हुई। मैंने कहा भाई इसका जो आपने दायरा बनाई, बाउंड्री बनाई है, वो केवल ये बनाई है कि जो नौकरी में है वही इसकी चर्चा करते हैं, वो भी 100 में से 1, 100 में से 1, 99% 99 लोग नहीं करते। सभा होती है, आंदोलन होते हैं, तो 100 में से 2 लोग या 1 लोग उसमें भाग लेते हैं, बड़ी संख्या में लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं। मेरी जब चर्चा हुई तो मैंने कहा भाई इसको आप केवल सरकारी नौकरी वाला आंदोलन क्यों बना रहे? भाई आज आप हो नौकरी में, लेकिन कल आने वाले तो समाज के बच्चे होंगे ना, तो इसको सामाजिक आंदोलन बनाओ, सामाजिक आंदोलन बनाओ। पैसा बेशक नौकरी वाले लोग इकट्ठा करें, वो गांव-गांव में पोस्टर लगाएं, पर्चे लगाएं, वॉल पेंटिंग करें, बसें भरवाएं, और पार्लियामेंट को, विधानसभा को 20 लाख 10 लाख की भीड़ के साथ उसका घेराव करें, तो सरकारों को झुकना पड़ेगा। लेकिन उसको सीमित बना देते हैं
इसलिए सरकारों को पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता, हमारा आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। मैं फिर एक बार अंत में यही अपील करते हुए कि जो भी हमारे साथी हैं, जागरूक साथी हैं, जिंदा साथी हैं, वो कम से कम हर महीने में एक मीटिंग इन ज्वलंत विषयों को लेकर जरूर किया करें। 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग बैठकर आप लोग वहां चाय पिए और इस पे जरूर चर्चा करें। और 1 मई जब आती है, अगली 1 मई आती है, तो मैं तो चाहूंगा कि कम से कम हम 10,000 20,000 की रैली ना कर सके तो सूर सदन में कम से कम हम ये प्रोग्राम जरूर रखें। ज्यादा से ज्यादा लोग मिले, चर्चा प्रचार ज्यादा से ज्यादा करें और संविधान में और लेबर कानून में जो हमारे अधिकार हैं उनका फोल्डर बना लिया जाए और वो एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। सब तक सबको पता चलना चाहिए मेरा हक क्या है। सरकारी नौकरी करने वाले को भी और प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोगों को भी और गांव देहात में जो हमारे किसान मजदूर बैठे हैं उनको भी पता चलना चाहिए, उनको भी समझ में आना चाहिए कि भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे मजदूर होने के नाते मेरा क्या अधिकार तय किया है, मुझे वो अधिकार मेरा लेना है। ठीक है ना? ये नहीं चलेगा तो हम लुटते पिटते रहेंगे, मिटते रहेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी विषय को लेकर आज शाम को हमारी 8 बजे जून पे मीटिंग है। डीसी कपिल साहब नेशनल कई यूनियनों के कोऑर्डिनेटर है, वो उसके मुख्य अतिथि हैं और वो उसमें आप लोगों को इसके मजदूरों के बारे में बताएंगे। तो ये अभी आप लोगों को बांट रहे हैं, पर्चा बांटा जा रहा है। इस पे जून की आईडी नंबर लिखा है, पासवर्ड लिखा है, तो आप जूम डाउनलोड कर लें। वैसे तो जूम डाउनलोड होगा ही आप पे, नहीं हो तो जूम ऐप डाउनलोड कर लें और शाम को 8 बजे से है ना सच्ची, 8 बजे से जूम पर आप लोग जुड़े। उन्हें एक बार फिर अपील, हम जिंदा होना, हम जिंदे हैं ये हम जानते हैं, हम जिंदे हैं ये हम जानते हैं, लेकिन हम जिंदे हैं ये दुनिया के कोने कोने वालों को पता चलना चाहिए। हमारा शोषण करने वालों को भी पता चलना चाहिए कि हम जिंदा हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। धन्यवाद संस्थापक महोदय। साथियों, कितने लोगों को समझ में आए कि हम लोग जिंदा हैं? अगली 1 मई की गई है।